तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में ये कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी प्यारे बच्चों 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके में मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों, वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है किरचॉफ का नियम। तो अब ये जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया था, जो जटिल से जटिल परिपथ है उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान तथा विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए दो तरह के नियम दिए। एक किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको हम लोग धारा नियम के नाम से भी जानते हैं, उसी को कहते हैं केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, और उसी का दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसको हम कहते हैं संधि नियम, ठीक है। तो इस नियम से हम लोग क्या करते हैं, उस जटिल परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसको हम लोग वोल्टता नियम कहते हैं और शॉर्ट में उसको कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल कहते हैं, और उसी को बंद पास नियम या लूप नियम भी कहते हैं। तो इन दोनों नियमों को प्यारे बच्चों हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं सिंपल से सिंपल तरीके में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम यानी धारा नियम या कह सकते हैं केसीएल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है परिभाषा यानी कि जो नियम है लिखा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संधि है और उस संधि पर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, इस बात को हम लोग चित्र के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यह हमारी कोई एक संधि है, नाम दे दिया जा रहा है, और इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक धारा आ रही है, इसका नाम दे देते हैं I1, ठीक है। और ये एक धारा संधि से आ रही है, संधि की ओर जा रही है, ये ओर जा रहा है I2, और यहाँ से कुछ ऐसी धाराएं जो संधि से दूर जा रही है, ठीक है। ये संधि से दूर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा संधि होगा, यहाँ पर नाम दर्शा दीजिए I1 I2, इसको दर्शा दीजिए I3, ये हो जाएगा I4, ये हो जाएगा I5। तो अब यहाँ पर चित्र में देख रहे हो प्यारे बच्चों कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संधि की ओर जा रही हैं और कुछ जो धाराएं जो संधि से दूर जा रही हैं। तो वही कहा गया है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, तो ये हमारा एक वैद्युत परिपथ है और कह रहा है कि किसी भी संधि पर, तो ये हमारी संधि हो गई, और कह रहा है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इस संधि पर धाराएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। यानी कुछ धाराएं संधि की ओर जा रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो ये सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उनको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये धारा I1 संधि की ओर जा रही है तो इसको प्लस I1 लिखेंगे, और ये I2 है तो ये भी संधि की ओर जा रही है, डायरेक्शन देख करके पता चल रहा है, तो इसको भी प्लस I2 लिखेंगे। लेकिन I4 I3 और I5 जो है ये क्या हो रही है, संधि से दूर जा रहे हैं, इसलिए इनके आगे क्या होगा, साइन जो लगाया जाएगा किसका, माइनस का लगाया जाएगा। तो इस चीज को आपको क्लियर दिमाग में माइंड में सेट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो मैंने कहा कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उनको प्लस से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये कोई हमारा संधि है जिसका नाम दे देते हैं O, और इस संधि पर I1 I2 जो धाराएं ये संधि की ओर जा रही है तथा I3 I4 और I5 जो संधि से दूर जा रही हैं। तो इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, ठीक है, तो जो मिल रही हैं जो संधि की ओर जा रही है उसको प्लस से लिखिए, जो संधि से दूर जा रही है उसको माइनस से। ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब देखिए माइनस I3 से, अब माइनस
I4 भी संधि से दूर जा रहा है, तो इसलिए -I4 और यहाँ पर I5 भी देखो संधि से दूर जा रहा है, तो इसको भी -I5। अब बराबर करके 0 लिख दो। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये I3, I4, I5 जो माइनस में, इनको पक्षांतर करके इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों I1 प्लस I2 बराबर, ये हो जाएगा I3 प्लस I4 और प्लस I5। ठीक है, तो इस सूत्र को देख करके प्यारे बच्चों हमें ये पता चल रहा है कि ये जो I1 और I2 जो धारा है, ये क्या हो रही है, संधि की ओर जा रही है, और जो I3 और I4 है और I5 है वो संधि से दूर जा रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो, जैसे मैं कहूँ कि अगर ये I1 और I2 ये दोनों मिलाकर के जो कुल धाराएं हैं इनका कितना 10 एम्पियर है, तो जो धाराएं 10 एम्पियर संधि की ओर आ रहे हैं, तो वही 10 एम्पियर की धाराएं 3 भाग में बंटकर यानी I3, I4, I5 में बंट करके जा रही हैं। तो इधर भी कितना होगा, 10 ही एम्पियर का होगा। तो इसमें देख रहे हो कोई भी ऊर्जा या आवेश का कोई हानि नहीं हो रहा है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 बराबर, इसको हम कहेंगे संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा बराबर, और ये क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा। ये हो जाएगा संधि से दूर जाने वाली धारा। ठीक है, ये भी हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये किसको व्यक्त करता है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, किस नियम को व्यक्त करता है, तो हम लिख देंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत को। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत या नियम को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो कंप्लीट होता है। तो इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग किरचॉफ का वोल्टता के नियम के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में कहा जाता है KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी का एक और नाम है लूप नियम। ठीक है, तो इन सारे नामों को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपके किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसको समझने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जो इस नियम में भी लागू होगा और सवाल लगाने में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक परिपथ में प्रतिरोध लगा है, मान लेते कोई एक वैद्युत परिपथ है उसमें क्या है, प्रतिरोध लगा है, और इस परिपथ में जो धारा की दिशा है वो क्या है, इस दिशा में जा रही है। मान लो कि धारा इस दिशा में जा रही है, और जो हम अपने से जो दिशा मान करके चलेंगे, इसमें हमें क्या होगा, अपने से दिशा भी मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अपने से जो दिशा मान रहे हैं वो भी हमारा जो परिपथ में धारा जा रही है उसी की दिशा में, हमारे भी जो कंडीशन जो हमने माना है धारा की दिशा वो भी उसी के दिशा में है। तो इसलिए ये धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा ये किसमें लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम है, ये है कंडीशन ट्रिक, कि अगर मान लो कि ये प्रतिरोध है परिपथ में जुड़ा, ठीक है, R प्रतिरोध है, और इस परिपथ में मान लो कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है परिपथ में, और हमारे चलने की जो दिशा है इस धारा के विपरीत दिशा में उल्टा हो, तो इस धारा का और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है बैटरी के लिए या सेल की बात किया जाए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि बैटरी का एक बड़ा प्लेट होता है, एक छोटा प्लेट होता है। बड़ा प्लेट वाला धन का होता है, छोटा माइनस का होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो हम कंडीशन मानेंगे अपनी दिशा चलने की,
अगर मान लो कि वो छोटी प्लेट से हम बड़ी प्लेट की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो सेल का जो विद्युत वाहक बल ई होगा उसको किससे लिखा जाएगा, प्लस से लिखा जाएगा। ठीक है। और चौथी कंडीशन जो है प्यारे बच्चों ट्रिक है वो ध्यान रखना है आपको कि मान लो कि ये बैटरी लगी है, ठीक है, ये प्लस सिरा है, ये माइनस है, और हमारे जो चलने की जो दिशा होगी मान लो कि बड़ी प्लेट से यानी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल ई है इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस ई के साथ लिखेंगे, यानी माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसी के रूल को पालन करते हुए मैं आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम का जो सूत्र होगा उसको भी बताऊंगा। ठीक है। और यही नियम सवाल लगाने में भी उपयोग होगा और व्हीटस्टोन सूत्र का जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वहां पर भी ये लागू होगा। ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लो और इसको मैं रफ करूंगा और फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है। इसको नोट करिए, नोट कर लिए प्यारे बच्चों। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय नियम में कहा जा रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, ठीक है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगने वाला विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। चीजें समझ में आए, अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, हर एक चीजें समझ में आएगी, आगे आप देखिए। ठीक है। तो इसमें एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इसमें ये कहा गया नियम कि कोई एक बंद पास होगा यानी कोई एक बंद परिपथ होगा। ठीक है। उस बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में अगर बंद परिपथ बनाया जाएगा तो उसके एक भाग दो भाग बनेंगे, उसी को कहा जा रहा है लूप, मेष भी कहा जाता है, खंड भी कहा जाता है, पास भी कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे नामों से हम लोग जानते हैं। तो जो बंद परिपथ बनेगा प्यारे बच्चों उसमें एक दो लूप बनेंगे। ठीक है। तो उस लूप में प्रवाहित धारा और जो उस परिपथ में उस लूप में जो प्रतिरोध लगा है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल, उसका बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ में लगा जो विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो आइए इसके फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो लूप में प्रवाहित धारा है और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध का गुणनफल R बराबर, और कह रहा है कि पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग, यानी कि विद्युत वाहक बल यानी जो बैटरी का जो विद्युत वाहक बल E है उसका बीजगणितीय योग दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है। अब इसी को हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको चित्र बनाऊंगा परिपथ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बैटरी लगी है जिसका उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है। ठीक है। और इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दे रहा हूँ जिसका नाम दे देते हैं R1। ठीक है। और इसी तरह से एक और है, ये इसी तरह से जोड़ देते हैं, एक और बैटरी ले लेते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा इसका विद्युत वाहक बल E2, ये प्लस सिरा होगा, ये माइनस, यहाँ पर भी प्लस होगा, ये माइनस, और यहाँ पर एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं R2। अब इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ करके, ठीक है, जोड़ करके एक बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, से इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है। ये हमने जोड़ दिया, ये हमारा क्या हो जाए, ये R1, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाए। ठीक है। अब ये हमारा वैद्युत परिपथ तैयार हो गया। हम मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है I1 हो, तो वही धारा यहाँ पर भी होते हुए आएगी। ठीक है, I1, यही I1 यहाँ पर भी आएगी, और यहाँ पर जो प्रतिरोध R2 है इसमें प्रवाहित धारा I2 हो, और ये विद्युत वाहक बल E2 है तो इसमें भी धारा वही होगा I2। अब ये I1 और I2 दोनों यहाँ पर क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है। मिल करके दोनों I1 प्लस I2 यानी कि ये किसके बराबर हो जा रहे हैं, I3 के बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है। तो यही I3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है। और फिर यही I3 का मतलब कि I1 प्लस I2।
और जैसे यहाँ पर धाराएं आएंगी, यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, तो एक I1 धारा इधर चली जाएगी, ठीक है, और I2 यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो लूप बनाया गया, जो परिपथ बनाया गया, इसका नाम दे देते हैं A B C D E F, ठीक है, ये लूप हमने नाम दे दिया। अब प्यार बच्चों यहाँ पर हमें क्या होता है, ध्यान देना होता है कि जो परिपथ हमारा है इसमें कितने लूप बने हैं, यानी कितने मेश बने हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो एक मेश हमारा बना A B D C, ठीक है। अगर ये हमारा क्या हो जाएगा A B D C, एक लूप हो जाएगा, और दूसरा लूप हो जाएगा C D E F हो जाएगा, ये दो लूप हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर दर्शा देना होगा कि ये हमारा फर्स्ट लूप है, तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड लूप, ठीक है। तो अब इसी में किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, जो मैंने नियम बताया, उसी के हिसाब से अब नियम को लागू कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास या बंद लूप भी कह सकते हैं, A B D C में, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो कहीं से भी चलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, और जहाँ से चलना शुरू करेंगे वहीं पे जाके रुकना भी है। तो मान लो हमने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो चल रहे हैं, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है वही हमारे चलने की भी दिशा है। मान लो ये दिशा हम मान ले रहे हैं हमारे चलने की दिशा है, तो दोनों दिशाएं मैच करें। तो हमने कहा कि जब हमारे चलने की दिशा और परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा दोनों समान होती है, तो जो संगत प्रतिरोध होता है उसका गुणनफल प्लस में लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका I1 R1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैटरी लगी है, तो हमने कहा अगर छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर, यानी कि माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर आएंगे, तो इस सेल का क्या करते हैं, बीजगणितीय योग जो लेंगे वो प्लस में लेंगे। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमारा नियम उधर लिखा गया है, तो बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीजें अब यहाँ पर आइए, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी का दूसरा सेल लग रहा है, यानी मिला है, यानी कि ये हमारा क्या प्लस वाला भाग है और ये माइनस वाला, और ये धारा आ रही इधर और हम जा रहे हैं इधर, तो यानी कि बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जा रहे हैं बैटरी दो में, ठीक है। तो इस जो बैटरी का जो विद्युत वाहक बल E2 है, इसको क्या करेंगे माइनस के साथ लिख देंगे, किसके, इस E1 को, यानी कि E1 माइनस E2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तो अब जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, तो उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 है, और ये धारा इधर आ रही है, हमारे जाने की दिशा उधर है, तो ये क्या हो गया विपरीत में हो गया। तो इसलिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल किसमें लिखेंगे, माइनस I2 R2। अब बराबर कर दो, जहां पे चले हैं वहीं पर रुक गए। तो अब हमने कहा कि इस सेल का जो लिया जाएगा विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा हमारा E1, और ये बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जा रहा है, तो इसलिए माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किसी भी वैद्युत परिपथ में लागू करेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा लूप है यहाँ पर लिखेंगे बंद पास C D E F में, ठीक है। तो कहीं से आप चलना शुरू करिए, जहां से चलना शुरू करेंगे वहीं पर रुकना है। तो मान लो हम D बिंदु से चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा, ये वाली दिशा देखो हमारी क्या ऐसे चल रही है, तो हमारे चलने की भी दिशा और धारा परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा दोनों क्या है, समान है, एक ही दिशा में है। तो इसलिए संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल किसमें होगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा I2 × R2। अब इधर आ रहे हैं, तो ये बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर बैटरी में आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, जो विद्युत वाहक बल E का मान होगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो उसको लास्ट में लिख देंगे। आइए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हो I3 धारा प्रवाहित हो रही है प्रतिरोध में, और हमारे चलने की दिशा और प्रवाहित धारा की दिशा दोनों क्या है, समान है। देखो ये ऐसे चल रही है और हम भी घूम के ऐसे ही आएंगे, तो इसका जो प्रवाहित धारा है और जो संगत प्रतिरोध R3 है, इनका गुणनफल क्या होगा, प्लस में लिया जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा प्लस I3 × R3, अब बराबर E का मान यहाँ से रख दीजिए प्लस E2, ठीक है। इसी की जगह I3 की जगह प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 लिख सकते हैं। तो मान रख दीजिए, ये हो जाएगा I2 × R2 प्लस
ये हो जाएगा इसकी जगह पे I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2। ठीक है, इसके अंदर गुणा करा के लिख सकते हो या यहीं पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये किस नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर मैं स्टार पॉइंट लगा के लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा इस समय अंधेरा है रूम में क्योंकि लाइट कट गई थी। ठीक है, तो मैंने मोबाइल का फ्लैश लगा करके वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि आपको क्लियर ना आए तो अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।